जी नमस्कार ऑनलाइन वालों। तो हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 2 पे आज आए हुए हैं। ठीक है। तो राष्ट्रीय आय का लेखांकन कि अकाउंटिंग हम राष्ट्रीय आय कैसे करते हैं, और जो वर्तमान में सरकार के द्वारा ट्रिलियन ट्रिलियन का जो नारा दिया जा रहा है, तो ये चैप्टर अगर आप समझ जाएंगे तो आप उसकी सच्चाई को भी समझ जाएंगे। ठीक है। और इस चैप्टर से हम जीडीपी को भी समझा देंगे बहुत अच्छे तरीक़ा से। यहीं पे जीडीपी फाइनल हो जाएगा, उसमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे पढ़िए कि इसी खंड में राष्ट्रीय आय की गणना का 3 विधियों द्वारा उल्लेख किया जाता है। उत्पाद विधि, या इसको हम लोग उत्पादन विधि कहते हैं, प्रोडक्शन। दूसरा है हमारा क्या, व्यय विधि। और तीसरा है आय विधि। ठीक है। तो प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे सकता है। मेंस में ऐसा क्वेश्चन उम्मीद कम है, नहीं आता है। उसके बाद फिर क्या रहा कि राष्ट्रीय आय की विविध कोटियों का वर्णन है। इसमें विभिन्न कीमत सूचकांकों जैसे सकल घरेलू उत्पाद अवस्थितिकी, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, थोक कीमत सूचकांक की परिभाषा दी गई है। और किसी देश के समस्त कल्याण के सूचक के रूप में उस देश की सकल घरेलू उत्पाद को लेने में जो समस्याएं आती है उन पर चर्चा की गई है। ठीक है। तो सीपीआई सुने होंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है सीपीआई। दूसरा होता है हमारा डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये नाम अंग्रेजी में जानते होंगे, कोई नया नाम नहीं है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ कहा गया है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद को लेने में जो समस्याएं आती है समस्त कल्याण के सूचक में। इस पर एक ऐसे पूछा था यूपीएससी, ये 2015 या 14 में पूछा था, एग्जैक्ट मुझे वर्ष याद नहीं है, लेकिन एक ऐसे इस पर पूछा था। ठीक है। तो यहाँ ये समझ गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा एक होता है हमारा ओपन इकोनॉमी, एक होता है क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी क्या होता है? ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी क्या होता है भाई? हाँ ठीक है, नॉर्थ कोरिया हो गया। तो क्लोज इकोनॉमी होता है कि जो अपने यहाँ ही उत्पादन करता है और अपने यहाँ सारा का सारा उपभोग कर लेता है। ठीक है, ये होता है क्लोज इकोनॉमी। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ, अरे यार क्या चल रहा है भाई। तो यहाँ से थोड़ा सा पढ़िए इसको, इस चैप्टर को 3-4 पेज नीचे तक पढ़ लीजिए, 3-4 लाइन। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम हम बताए थे, क्या नाम था एडम स्मिथ पुस्तक का? हाँ, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे जो मेंस में बन सकता है ना, यहाँ पे किसी राष्ट्र की आर्थिक संपत्ति का सृजन कैसे होता है? ठीक है, आर्थिक संपत्ति का सृजन कैसे होता है किसी राष्ट्र का, देश अमीर अथवा गरीब कैसे बनता है, तो ये सब आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है। ठीक है। और मेंस अगर आप लिखना शुरू करते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए काम देगा। फिर है कि ये अर्थशास्त्र के कुछ केंद्रीय प्रश्न, ऐसा नहीं है कि जिन देशों को खनिज अथवा वन अथवा अधिक उपजाऊ भूमि जैसी प्राकृतिक संपदा उपहार स्वरूप प्रकृति से प्राप्त हुई है वे देश प्राकृतिक रूप से सबसे धनी है, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई एग्जाम्पल अगर आप लोग की नज़र में हो जो कि उनके पास ये सब चीज़ नहीं है लेकिन देश बहुत धनी है, कौन सा? ब्रिटेन के पास बहुत संसाधन है भाई, कोयला बहुत है उसके पास, लोहा बहुत है उसके पास। सिंगापुर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है। साउथ कोरिया को भी ले सकते हैं। जापान के पास बहुत रिसोर्स है। ठीक है, रिसोर्स वो उसके पास ये नहीं है कि लोहा हुआ ज़्यादा नहीं, वो इम्पोर्ट ही करता है, लेकिन उसके पास एनर्जी का काफ़ी रिसोर्स है, समुद्री संसाधन उनके पास है। ठीक है, लेकिन सिंगापुर इसका बहुत बेहतर एग्जाम्पल है। जैसे जापान आप देखिए, जापान बहुत पहले से डेवलपमेंट कर गया था, लेकिन सिंगापुर हमारा रिसेंट का देश है जो कि बहुत अधिक डेवलप किया है विदाउट एनी रिसोर्स। तो ये हम कह रहे हैं कि ये आपको यहीं पे काम देगा जब आप इंटरव्यू में या कोई मेंस का आंसर लिखने लगते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका हेल्प करेगा, पीटी में बहुत कम हेल्प करेगा। ठीक है, गरीब कैसे रह जाता है? अब यहाँ पे आप देख लिए, वास्तव में संसाधन संपन्न अफ्रीकी और लैटिन अमेरिका विश्व के सबसे गरीब देश हैं, जबकि अनेक समृद्ध देशों के पास कोई प्राकृतिक संपदा नहीं है।
एक समय था जब प्राकृतिक संसाधनों के कब्जे को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। ठीक है, इस लाइन का आप याद रखेंगे, क्योंकि ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन, जैसे पहले गांव घर में क्या हो रहा था ना, कि जिसके पास ज़मीन है वो अमीर आदमी होता था, अब उसकी कोई हैसियत नहीं रह गई है, जमींदार का कोई हैसियत नहीं रह गया है। ठीक है, लेकिन तब भी उत्पादन का प्रक्रम के द्वारा संसाधन का रूपांतरण होता है। संसाधन हम बता चुके संसाधन क्या होता है। ठीक है, गेट खोलिए भाई, ये मक्खर माछी निकल जाएगा, गेट खोलिए, ये फंस गया है इसमें, आके कहाँ से आ गया पता नहीं। मिठाई एक से भी तो इसका काम चल जाएगा। आर्थिक संपत्ति अथवा किसी देश के धनी होने के उसके पास केवल संसाधनों का होना आवश्यक नहीं है। मुख्य बात यह है कि इन संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए जिससे उत्पादन का प्रवाह उत्पन्न हो तथा उस प्रक्रम से कैसे आय और संपत्ति का सृजन किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे एक चीज़ हम बता रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, पैराग्राफ चेंज हुआ है ना, जो ये हमारा सेंटेंस है और ये सेंटेंस है, तो पैराग्राफ चेंज हुआ है ना कि नहीं हुआ है। तो जब हम मेंस लिख, यहाँ देखिए हमारा क्या लिखा है, पैराग्राफ चेंज लिया, क्या लिखा है, हमारी आधुनिक आर्थिक, शब्द किसे चेंज हुआ है, हमारी। तो अगर पैराग्राफ आप चेंज करें तो ऐसा नहीं सोचना है कि कोई भारी भरकम शब्द से यूज करना है, सिंपल बोलचाल की भाषा, और एनसीईआरटी की भाषा है, इस भाषा में तो मेंस का आंसर लिखा ही जा सकता है। ठीक है, देखिए लिखा है हमारी, तो हम जब पढ़ते हैं तो सभी ध्यान, इसके बाद देखिए क्या लिखा है, इसे हम अंतिम वस्तु क्यों कहते हैं। पैराग्राफ चेंज किया लेकिन सवाल खड़ा कर दिया है। ये होता है हमारा ऐसे का राइटिंग, कि ऐसे में जीएस में चूंकि आपके पास इतना विकल्प नहीं होता है कि आप सवाल खड़ा करके उसको जस्टिफाई करें, लेकिन ऐसे में चूंकि आपके पास स्पेस काफ़ी होता है, तो उस ऐसे में आप सवाल खड़ा करते हैं, फिर उसको आप जस्टिफाई करते हैं। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि पैराग्राफ चेंज कैसे होता है, तो बहुत सोचना नहीं है कि पैराग्राफ चेंज करने में ऐसा कौन सा शब्द का यूज करें, यहाँ पे नहीं लग रहा है कि चेंज होगा, तो ऐसा नहीं सोचना है इतना। ठीक है, नहीं जीएस में नहीं, उतना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप पैराग्राफ चेंज करेंगे तो नीचे वाला पैराग्राफ ऊपर वाला से कम मिलता जुलता होना चाहिए था ना, इंटरकनेक्टेड होना चाहिए था। तो वो हम बता रहे हैं कि आप जीएस में पैराग्राफ चेंज करें या एसए में पैराग्राफ चेंज करें, तो हम ये बताएं कि एसए में अगर सवाल खड़ा करते हैं ना, तो आपके पास स्पेस होता है उसको जस्टिफाई करने का, जीएस में आपके पास स्पेस नहीं होता है जस्टिफाई करने का। तो ये अब यहाँ पे एक सवाल हमारा दिया गया, अंतिम वस्तु। ठीक है, एक होता है अंतिम वस्तु, एक होता है एफएमसीजी। एफएमसीजी क्या होता है, एफएमसीजी होता है, एक होता है हमारा पूंजीगत वस्तु। ठीक है, पूंजीगत वस्तु, और वहाँ पे दिया है एक अंतिम वस्तु। इस पेज में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट, ज़्यादा नहीं है। एक हमारा आता है अंतिम वस्तु। इस तीनों में क्या अंतर होता है, ये पता चल रहा है जो लिखे हैं। फाइनल गुड्स इसके अंतिम वस्तु। मान के चलिए कोई मशीन है, ठीक है, हमने इसे बनाया, तो ये मशीन अंतिम वस्तु होगा या नहीं होगा। तो बिस्किट है, बिस्किट क्या होगा, हाँ ठीक है। तो दोनों अंतिम वस्तु है, लेकिन मशीन को तो हम इंडस्ट्री में लगाते हैं उसका प्रोडक्शन करने के लिए। नहीं, बिस्किट तो हमने लिया, खा लिया, ख़त्म कर दिया, यूज हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन मशीन को तो कोई आदमी खरीद के लेगा, फिर वो अपने इंडस्ट्री में लगे, वो तो उसका निवेश हो गया ना, फिर उससे वो सामान बना रहा है, जैसे कपड़ा बना रहा है। नहीं, हमने अभी अंतिम वस्तु पे आया था ना। नहीं ठीक है, देखिए अब अंतिम वस्तु दो तरह का होता है। तो
तो एक अपवाद में इस सबको रखा जाता है मशीन को, ठीक है। अंतिम वस्तु वही हुआ कि जो अब उपभोक्ता यूज करेगा, लेकिन मशीन उपभोक्ता यूज नहीं करता है, ठीक है। मशीन को मिडलमैन यूज करता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो एक ये अपवाद टाइप होता है, इस तरह के वस्तु को अपवाद टाइप माना जाता है, लेकिन फाइनल गुड वो होता है जो कि अब उपभोक्ता उसका इस्तेमाल कर, कपड़ा बन के तैयार है, मार्केट में है, उपभोक्ता जाएगा उसको लेके चले जाएगा। अब ये हमारा पूंजीगत वस्तु, ये मशीन हमारा यही पूंजीगत वस्तु में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने कल क्या बताया था, अगर कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए 4 चीज़ की आवश्यकता होती है, लैंड, लेबर और कैपिटल। तो कैपिटल हम क्यों लगाते हैं कि हमें मशीन खरीदना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूंजीगत वस्तु। और एफएमसीजी क्या होता है? एफएमसीजी का फुल फॉर्म, बाबा इसका बहुत प्रचार करते हैं, बाबा रामदेव। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी। जैसे आपका साबुन हो गया, सर्फ हो गया, शैम्पू हो गया, बिस्किट हो गया, आप लाए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन चला, खत्म हो गया। ठीक है। तो ये अब सपोज जैसे आप शर्ट खरीदते हैं या जूता खरीदते हैं, तो वो भी एक अंतिम वस्तु है, लेकिन फिर वो एफएमसीजी में नहीं आएगा ना। ये सब थोड़ा कुछ आप बच गया, शर्ट साल 2 साल 3 साल चल जाता है, जूता 2-3 साल चल जाता है, तो ये एफएमसीजी से थोड़ा सा बाहर है। एफएमसीजी का एक अलग कैटेगरी हो गया। और अगर ह्यूमन के लिए, उपभोक्ता के लिए, तो उपभोक्ता के लिए जूता एक कैपिटल वस्तु ही हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा डिवीजन किया नहीं कि आप भी ना करें, ऐसे हम बता दिए समझने के लिए। तो ये एफएमसीजी समझ गए। एफएमसीजी का मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। और पूंजीगत वस्तु मशीन हो गया। तो ये हाँ, जिससे कैपिटल जनरेट होता है, ऐसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मशीन खरीदते हैं, तो उसी को कहा जाता है पूंजीगत वस्तु। सपोज ये नहीं होता है कि आप मान के चलिए कि हमने ये लैपटॉप ये सब खरीदा, अगर हमारा कुछ नहीं तो इसको हम बेच के पैसा तो कमा सकते हैं ना। तो ये क्या हमारा पूंजी है, ये कैपिटल हमारा लगा हुआ है। इसीलिए सरकार देखेंगे, जब सरकार बजट में खर्च करती है तो क्या करती है, हम एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एक हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है। तो रोड बनाया तो क्या कैपिटल, क्योंकि वहाँ से हम कमा रहे हैं, तो यही है हमारा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। कोई दिक्कत? थोड़ा सा यहाँ पढ़ लीजिए इस पैराग्राफ को, यहाँ पे दिया हुआ है, अंतिम वस्तुओं को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। ये बता चुके हैं। अंतिम वस्तु है तो हमारा क्या हो गया, उपभोग वस्तु बिस्किट हो गया, और पूंजीगत वस्तु हमारा क्या हो गया, मशीन, ठीक है। तो इस पेज पे मुख्य सारांश यही था और कुछ नहीं था। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1-2 लाइन लिखा हुआ है कि हम अंतिम वस्तु क्यों कहते हैं, क्योंकि एक बार इनका विक्रय होने के बाद यह सक्रिय आर्थिक प्रवाह से बाहर हो जाता है। अब किसी भी उत्पादक के द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो मशीन अगर लिए तो मशीन ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे, इसीलिए अंतिम कहा जाता है। लेकिन अंतिम वस्तु भी हो हमारा हो गया क्या, वो 2 प्रकार का होता है। अंतिम वस्तु भी 2 भाग में बांटा, एक उपभोग की वस्तु है और एक पूंजीगत वस्तु है। समझ गए? ठीक है। अब यहाँ है, इसके बाद कुछ अन्य प्रकार की वस्तुएं होती है जो टिकाऊ प्राकृतिक होती है, उसका उत्पादन प्रक्रम उनका प्रयोग करते थे। समझ गए? मशीन जो टिकाऊ प्राकृतिक प्रक्रम का हो गया। तो पूंजीगत वस्तुएं समझ गए, इसमें क्या होता है, टूट फूट होती है समय के साथ, इसमें मरम्मत की जाती है, फिर समय के साथ इसमें बदल भी जाती है, बदल दिया जाता है। और इसके बाद यहाँ पे हमारा है, जैसे हमने एग्जाम्पल दे दिया है, ये हमारा क्या है, टेलीविज़न सेट है, ऑटोमोबाइल्स है, कंप्यूटर है। ये तुरंत खत्म होने वाली चीज़ तो नहीं है। ये क्या हो गया, उपभोक्ता वस्तु है, लेकिन ये टिकाऊ वस्तु है, तो इसको कस्टमर के सेंस में इसको टिकाऊ शब्द का यूज कहा जाता है। और इन्वेस्टमेंट के टर्म में अगर इंडस्ट्रिस्ट लगाएगा तो उसको पूंजीगत वस्तु कहा जाएगा। सपोज कीजिए कि आपने एक कंप्यूटर लिया यूज करने के लिए, तो वो आपके टिकाऊ गुड्स हो गया। और अगर कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, 100-200 लैपटॉप खरीदेगा, तो वो उसके लिए कैपिटल हो जाएगा ना, तो उसके लिए वो पूंजीगत वस्तु हो गया। तो समय के साथ चीज़ें थोड़ी सी एक ही चीज़ चेंज हो जाती है, उसके लिए वो कैपिटल गुड्स हो गया और आपके लिए वो टिकाऊ वस्तु हो गया। जिस अंत में यहाँ लिखा हुआ है कि टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा अगर पढ़ते तो आप लोग को समझ में आ जाता। अब फिर यहीं देखिए 2 चीज़ लिखा हुआ है, एक शब्द क्या, टिकाऊ और गैर टिकाऊ, कि अतः किसी अर्थव्यवस्था में एक दी हुई कालावधि में उत्पादित सारी अंतिम वस्तुएं
या सेवाओं पर यदि हम विचार करें तो उसमें उपभोग वस्तुओं को दो रूप में हम बांट सकते हैं, पूंजीगत वस्तुओं के रूप में, अंतिम वस्तु में आर्थिक प्रक्रम पुनः कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए? एक हो गया टिकाऊ और गैर टिकाऊ, और आपके लिए क्या हो गया वो आप समझ गए। ठीक है, आगे चलें। चलिए अगला हमारा यहाँ पे आता है मध्यवर्ती वस्तुएं। ठीक है, और अंतिम वस्तुएं। तो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होता है? मध्यवर्ती से मिडिल गुड्स हम लोग कह सकते हैं। तो इंग्लिश वही लिखा है ना, क्या लिखा है इंग्लिश? इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है? हम्म ठीक है, तो मध्यवर्ती वस्तु समझ गए। ठीक है, जैसे हमने स्टील का प्लेट लिया, उससे बाल्टी बनाया, तो बाल्टी फाइनल प्रोडक्ट हो गया, लेकिन स्टील का जो वो प्लेट था वो हमारा मध्यवर्ती गुड्स हो गया। हाँ ठीक है, तो मध्यवर्ती वस्तु समझ गए। अब यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा जीवीए का। जीवीए इसका मतलब क्या हुआ? ग्रॉस वैल्यू एडिड या एडिशन, जो भी कहना है कह सकते हैं। तो हमने क्या किया, मध्यवर्ती वस्तु में कुछ वैल्यू एडिशन किया और उससे हमने बकेट बना दिया, हमने बाल्टी बना दिया। हमने प्लाई मध्यवर्ती वस्तु था, उसे हमने क्या किया, फर्नीचर बना दिया। तो हमने वैल्यू एडिट किया। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, इस मध्यवर्ती वस्तु की कीमत को उसमें से माइनस कर देते हैं फाइनल गुड्स में से, तो फिर हमारा वो एक्चुअल कीमत निकलेगा। नहीं तो सपोज कीजिए कि 500 रुपया का पलाई है, ठीक है, और 1500 रुपया का पलंग है। अगर दोनों का हम जीडीपी में जोड़े फिर ये 2000 का हो जाएगा ना, लेकिन ये तो 500 ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है ना। ठीक है, तो टोटल में हम इसको फिर माइनस कर लेते हैं, ये हो गया। अब जीएसटी हमारा यही काम करता है। ठीक है, इससे पहले क्या होता था, जैसे जो हमारा अभी जीएसटी में किस सुने होंगे, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है उसको, कि आदमी को, व्यापारी को रिटर्न मिल जाता है, टैक्स क्रेडिट से रिटर्न मिल जाता है। जैसे हमारा जीएसटी है, अभी सपोज कीजिए हमारा क्या है, पेट्रोल और डीजल है। पेट्रोल डीजल को जीएसटी में नहीं लाया गया है, सीधी बात है। तो उस पर कौन सा टैक्स लगता है? उस टैक्स का क्या नाम है जो पेट्रोल और डीजल पे लगता है? वैट तो राज्य सरकार लगाती है, वैल्यू एडेड टैक्स उसको भी कहा जाता है। ठीक है, और केंद्र सरकार क्या लगाती है? केंद्र सरकार टैक्स लेती है डीजल पेट्रोल पे, तो क्या लगाती है, उसका क्या नाम है? एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार लगाती है, एक्साइज ड्यूटी, और राज्य सरकार लगाता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये हमारा, हमने क्या कहा जिसको कि प्लाई है, ये 500 रुपये का प्लाई है और 1500 का फाइनल गुड्स है। तो जहाँ से प्लाई खरीदा होगा, तो प्लाई खरीदने वाला व्यक्ति भी तो उस पर टैक्स दिया होगा ना, कि नहीं दिया होगा? 500 का टैक्स दिया होगा। और ये आदमी, जब आप 1500 का पलंग खरीद जाते हैं मार्केट में, तो टैक्स आपसे भी जोड़ के लेता है कि नहीं लेता है? तो अब ये कहना, इससे पहले क्या होता था, जब जीएसटी नहीं था, इससे पहले ये 500 पे भी टैक्स लग गया और ये 1500 पे भी टैक्स लग गया। इसका मतलब हो गया क्या कि टैक्स पे फिर से टैक्स लग गया। इसको हम लोग कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, कैस्केडिंग इफेक्ट लिखना तो लिख लीजिए, कैस्केडिंग इफेक्ट इसको कहा जाता था, लेकिन अभी फिलहाल समाप्त हो चुका है। तो कई बार पीसीएस में इसे पूछ लेता है, जैसे बीपीएससी पिछले बार 69 में क्या किया था कि वो पूछ लिया था योजनागत भी है और गैर योजनागत भी है, ये सवाल पूछ लेते पीटी में, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। अब आ गया हमारा पूंजीगत भी है और राजस्व भी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन बीपीएससी पूछ लिया था। तो कैस्केडिंग इफेक्ट यही होता था, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और केंद्र सरकार लगाता है एक्साइज ड्यूटी डीजल पे और पेट्रोल पे। अब ये क्या हुआ, जीएसटी में क्या होता है कि ये 500 रुपया पर जो पहले टैक्स भुगतान किया गया था, यहाँ पे वो माइनस हो जाता है। ठीक है, इस व्यापारी को टैक्स इंपोर्ट क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है, 500 पे आपका जो है पहले से टैक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये तो 1500 का टैक्स जमा करेगा सरकार को जीएसटी में, लेकिन 500 का जो होगा उसको रिटर्न कर दिया जाएगा।
तो इस व्यक्ति को रिटर्न नहीं होता। बेसिकली क्या होता है ना, आपके वॉलेट में कभी कभी देखें कॉइन वॉइन जमा होते रहता है, और फिर बाद में जब कोई सामान आप खरीदते हैं तो उसको उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। तो व्यापारी यही करता है, अगले बार जब वो टैक्स भरने जीएसटी होता है ना कि जीएसटी फाइल करने जाता है, तो जब अगले बार वो जीएसटी फाइल करेगा तो देखेगा हमारे वॉलेट में ऑलरेडी पहले से इतना हमारा बचा हुआ है, तो सरकार हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया है। इनपुट का मतलब क्या हुआ, किसी होता है ना इसमें हम कोई चीज़ इनपुट लगाते हैं, कोई एक्सटर्नल चीज़ लगाते हैं, तो इन्होंने फर्नीचर या पलंग बनाने में इन्होंने ये इनपुट लगाया, तो इनपुट पे ऑलरेडी पहले टैक्स दिया जा चुका है, तो इसको इनपुट का टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि सपोज कि अगर पहले इस पर भी टैक्स था और इस पर भी टैक्स था दोनों पे, तो सामान थोड़ी महंगी हो जाती थी। अब एक टैक्स अगर इसको सपोज कीजिए कि 50 रुपये टैक्स में रिटर्न हो गया, तो हो सकता है वस्तु पे 2 रुपया कम हो जाए, तो मार्केट में थोड़ी चीज़ें सस्ती हो जाएगी। तो यही हमारा जीएसटी पूरा का पूरा इसी पे चलता है। कैस्केडिंग इफेक्ट को समाप्त किया गया और जीएसटी को लाया गया था, यही है। ठीक है, तो ये हमारा समझ है। आगे चलें इस पर। हाँ, जीएसटी अच्छा है, ये बात सही है, इसीलिए तो चल रहा है। नहीं, जीएसटी के अंदर जो बनाया गया है ना, जिसे उन्होंने 4 स्लैब बनाया हुआ है। अब किस वस्तु को किस में रखना चाहिए था, किस में नहीं रखना चाहिए था, वो तो ये था कि एक ही स्लैब रखा जाना चाहिए था या 2 स्लैब रखा जाना चाहिए था, पहला। दूसरा, फिर आप डीजल पेट्रोल को उसमें शामिल नहीं किए हैं, तो जीएसटी का फिर कोई जो अधिक मतलब नहीं रहता है। तीसरा है क्या कि आपने जैसे मैदानी इलाका है, तो मैदानी इलाका में ये दिया है कि 40 लाख तक का जिस व्यक्ति का टर्नओवर है, ठीक है, तो उनको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसको भी आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। तो जिसे मान चलिए कि गली में जो दुकानदार है उसके पास इतनी जानकारी टेक्निकल तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, उसके पास तो फिर कहीं या तो किसी से कंप्यूटर वाले से फाइल करवाना पड़ेगा, तो उसके ऊपर क्या एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ गया। तो इस सब के लिए भी होता है कि थोड़ा सा इसको और सहूलियत दिया जाए लोगों को। जैसे इंडस्ट्रियल इलाका में, जैसे हमारा पहाड़ी राज्य में 20 लाख तक का दिया है। अब सपोज कि अगर मैदानी इलाका में 40 लाख ही दिया है, एक किराना दुकानदार को भी हम ले लें, अगर 40 लाख वो एक साल में करता है, तो एक महीना में कितना आएगा, 12 या 36, तो 3 लाख प्लस हो गया। अगर एक महीना में वो 3 लाख का सामान बेचा, 3.5 लाख का सामान बेचा, तो उसको कितना बेनिफिट मिलेगा, एक वस्तु पे 10%, 35,000 40,000 मान के चलिए, 10%, इससे अधिक तो नहीं मिलेगा, 35-40। अब 35-40 में उसका खुद का खर्चा है, जहाँ वो दुकान चला रहा होगा उसका किराया होगा, और इसके बाद उसको एक आईटीआर रखना पड़ेगा भरने के लिए। तो इन सब के लिए थोड़ा विरोध हुआ था सरकार का, हो भी रहा है कि उसको थोड़ा सहूलियत दीजिए आप। हो सकता है कि 40 को बढ़ाकर आप 60 कर दीजिए, या उसको इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप कीजिए कि सरकारी कोई कर्मचारी ही आईटीआर फाइल कर दे। इस सब के लिए सहूलियत की बात चली, बाकी जीएसटी का विरोध इस वजह से हो रहा है और कुछ दूसरा बात नहीं है। तो मध्यवर्ती वस्तु समझ गए कि मध्यवर्ती गुड्स क्या होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, इस पेज पे जो लास्ट हमारा है यहाँ पे थोड़ा इसको पढ़ लीजिए। इसलिए इन विभिन्न वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य कुल योग से अंतिम निर्गत की मात्रा प्राप्त होती है, लेकिन हम केवल अंतिम वस्तु का मूल्यांकन क्यों करते हैं। निश्चित रूप से मध्यवर्ती वस्तुएं किसी उत्पादन प्रक्रम की महत्वपूर्ण आगत है और इन वस्तुओं के उत्पादन में मानव शक्ति और पूंजी स्टॉक भी लगता है, लेकिन माइनस क्यों करते हैं, आप समझ गए। अगर माइनस नहीं करेंगे तो फिर हमारा वस्तु का कीमत बढ़ जाएगा, जीएसटी उस पर अलग बढ़ जाएगा, टैक्स बढ़ जाएगा। तो शामिल भाग है, यही पे लिखा है ना कि दोबारा गणना करने से बचा जा सकता है, ठीक है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य भी शामिल होता है, अलग से उनकी गणना करने पर दोबारा गणना करने से बचा जा सकता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं पर विचार करने के कुल आर्थिक कार्यकलाप, समझ गए। अब यहाँ पे एक आता है स्टॉक और प्रवाह, इसमें कुछ नहीं है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें बहुत कन्फ्यूजिंग वाला बात है, नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक बेसिकली होता क्या है और प्रवाह क्या होता है। अरे भाई, गांव घर में अक्सर कहा जाता है कि स्टॉक में माल है कि नहीं, ज़रा देखो, सिंपल कॉन्सेप्ट है ना कि यह स्टॉक में आपके पास है कि नहीं। हमारे पास अभी कहता है कि व्यापारी अभी स्टॉक में बहुत सारा माल है, तो स्टॉक में समझने में क्या दिक्कत है ये बताइए। और प्रवाह क्या होता है, क्या भाई आपने जो बनाया वो अगर बिक गया तो ठीक है। कभी कभी क्या होता है, सपोज कीजिए कि आपको अनुमान है, जैसे अभी आते रहता है ना आईफोन और जो महंगी महंगी कार बनाती है BMW, सब कहते रहते हैं कि हमारा ये लक्ष्य है कि इस साल हम इतना कार बेच लेंगे, कहता है ना। आईफोन वाला भी कहता है कि हमारा लक्ष्य है कि हम भारत में इतना आईफोन बेच लेंगे इस साल में। कभी कभी क्या होता है कि समय से पहले बिक जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या, उसका प्रवाह बहुत फास्ट हो गया, स्टॉक में माल नहीं बचा। और कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने बनाया लेकिन माल नहीं बिका, ठीक है, स्टॉक में माल बच जाता है, तो प्रवाह उसकी
स्लो हो जाती है। तो बस यही है स्टॉक और प्रवाह, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इस पेज को आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो भी ठीक है। स्टॉक की परिभाषा किसी निश्चित समय पर की जाती है, कहते हैं देख भाई साल के लास्ट में किया जाता है। ऐसे भी क्या कहते हैं, गांव घर में देखे होंगे तो 2 बजे गिना जाता है, 2 बजे कितना माल था, शाम में कितना बचा, एक निश्चित टाइम पे होता है। ठीक है, बस ये इसमें दिया गया, यहाँ से कुछ नहीं यदि नहीं पूछेगा। इसके बाद हमारा एक यहाँ पे शब्द आता है मूल्यह्रास। ठीक है, तो मूल्यह्रास हम आप ऑलरेडी बता चुके हैं, नहीं तो थोड़ा सा यहाँ पढ़ना है तो पढ़ लीजिए कि मूल्यह्रास क्या होता है, अन्यथा हम इसको तो बहुत अच्छे से कल बता चुके हैं। सिंपल है ना, यहाँ की जैसे पूंजी कोई टूट फूट हो गया, कल हम बता चुके मशीन लिए उसमें कुछ टूट फूट हो गया तो वो क्या हो गया, हमारा मूल्यह्रास हो गया। कोई दिक्कत, हमने कार लिया, साल के अंत में कुछ ना कुछ तो खराबी उसमें आएगी, तो वो हमारा मूल्यह्रास हो गया। तो यहाँ लिखा था अर्थव्यवस्था में, कल हमने बताया था जीडीपी हमारा हो गया। जीडीपी हमने क्या किया, इसमें मूल्यह्रास को माइनस कर दिया, तो मूल्यह्रास को माइनस करेंगे तो क्या निकलता है हमारा, एनडीपी। एनडीपी ग्रॉस में से तो ये हो गया हमारा नेट, कि मूल्यह्रास हमारा माइनस हो गया तो हमारा नेट हो गया। ठीक है, अब देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि निवल, निवल का इंग्लिश होता है नेट। तो क्या हुआ, निवल निवेश मतलब आपने नेट निवेश कितना किया, तो सकल निवेश और माइनस मूल्यह्रास, कि सकल का मतलब ग्रोस जो आपने टोटल किया, और जो आपका खर्चा हो गया, यानी जिसमें उसमें टूट फूट हो गया, ह्रास हो गया, जिसे हमने कल कॉन्सेप्ट बताया था ग्रीन जीडीपी। तो ग्रीन जीडीपी क्या हो गया कि आपने पूरा का पूरा उत्पादन किया और लास्ट में आपने जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया उसको आपने माइनस कर दिया। तो वही यहाँ पे है कि सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास, तो इसका मतलब क्या, ये हो गया आपका निवल निवेश, वास्तव में आपने कितना निवेश किया है। ठीक है, जैसे अगर आप लोग को याद हो तो प्रधानमंत्री जी ने एक बार पार्लियामेंट में स्पीच दिए थे, उसे काफ़ी आलोचना बोला कि लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, तो हमारे एक साल में इतने बस बिके, इतने ट्रक बिके, इतनी गाड़ियाँ बिकी, तो उसको चलाने के लिए ड्राइवर तो चाहिए, तो रोजगार तो मिल रहा है तभी तो बिक रहा है। तो फिर इसका काउंटर प्रधानमंत्री जी नहीं बोले, लेकिन फिर लोगों ने कहा कि भाई आपने ये तो नहीं बताया कि एक साल में कितनी ट्रकें खराब हुई जो गैरेज में चली गई, अब वो यूज में नहीं बची है, तो वो ड्राइवर जो चला रहा था वो तो बेरोजगार हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या, मूल्यह्रास, कि साल में कुछ गाड़ियाँ अगर खरीदती है तो कुछ गाड़ियाँ स्क्रैप भी तो की जाती है कि अभी चलने के लायक नहीं बचा है, तब मूल्यह्रास हो गया। ठीक है, तो इस संकल्पना को मूल्यह्रास कहते हैं, ये चीज़ समझ गए। और इस पेज पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात तो विशेषता लिखी नहीं है। अब इसे यहाँ पे दिया है एक लाइन, एक सामान्य समझ जिसमें मूल्यह्रास शब्द को का प्रयोग तथा उसकी संकल्पना को लिया गया है किसी विशिष्ट पूंजीगत वस्तु का प्रत्याशित जीवन काल, जैसे मशीन के संदर्भ में दिया गया 20 वर्षों को धरना। तब मूल्यह्रास किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है, यह वस्तु के उपयोग की वर्षों की संख्या में लागत में भाग देने पर निकलता है। ठीक है, कोई वस्तु है, आपका अनुमान है कि मशीन हमारा 5 साल चल जाएगा, 7 साल चल जाएगा, तो प्रत्येक साल कुछ ना कुछ उसमें मूल्यह्रास हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि मूल्यह्रास शब्द को आप आसानी से समझ गए होंगे, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित कुल अंतिम निर्गत पर एक दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि उपभोक्ता वस्तु, सेवा और पूंजीगत वस्तुओं के निर्गत होते हैं। निर्गत का मतलब क्या हुआ, वही खर्च होना, समाप्त होना। तो उपभोक्ता वस्तु, तो अब देखिए हमारा जो इंडस्ट्री अर्थव्यवस्था है, 2 तरह की चीज़ें होगी, या तो क्या होगा उपभोक्ता वस्तु होगा या सेवा होगा, या तो हम वस्तु खरीदते हैं या हम सेवा खरीदते हैं, इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था हमको चलता नहीं है। ठीक है, पढ़िए थोड़ा सा इसको ऊपर वाले को। वही मूल्यह्रास को ही पूरी तरीक़ा से डिफाइन किया गया है और इसमें कुछ नहीं, टूट फूट पूंजीगत स्टॉक। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ
पैराग्राफ चेंज किया, अथवा इसके विपरीत उत्पादन हो सकता है, पूर्ण विराम, ऐसा सामान्यतः देखा गया है कि। ये एकदम बोलचाल की भाषा है। देखिए पैराग्राफ चेंज किया कितने अच्छे से। तो आप जब आंसर लिखते हैं ना तो वहाँ पर टेंशन नहीं लेना है कि शब्द हमारा कमज़ोर जा रहा है, नहीं भाई, इसी तरीक़ा से लिखा जाता है ताकि सहूलियत लगे। ठीक है, तो क्या ऐसा समानता देखा, बाकी इस पैराग्राफ में कुछ ऐसा नहीं है पढ़ने लायक। तो हम सिर्फ ये बता रहे थे कि देखिए कि कैसे पैराग्राफ को हम चेंज करते हैं और किन किन शब्दों से हम शुरुआत कर सकते हैं। कोई भारी भरकम शब्द हो ये आवश्यक नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे क्या से यहाँ पे शुरू कर दिया गया। क्या यहाँ हम स्वयं परस्पर विरोधी विचार धारण नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है ऐसे का लाइन। ये सवाल हम क्या बोले, ऐसे क्या महिलाओं को हम इतना महिमा मंडित कर रहे हैं, तो क्या ये एक सवाल नहीं है कि आज भी हमारे यहाँ जो महिलाओं के प्रति हिंसा वो बढ़ रही है। अगर आप कोई ऐसे लिखें तो आप उसमें इस तरह का सवाल खड़ा कर सकते हैं, फिर आप एनसीआरबी का डाटा देके उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। एनसीआरबी हमारा कहता है इस तरह का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐसा कितना शानदार लाइन्स लिखा, क्या यहाँ हम स्वयं परस्पर विरोधी विचारधारा नहीं करते। ये होता हमारा पीछे हमने देखा। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था में, तो ये लाइन है आंसर लिखने का ऐसे का, पीछे हमने देखा। ठीक है, अब देखिए सिंपल क्या है, किसी व्यक्ति के पास, एकदम लग रहा है कहानी स्टार्ट हो रहा है, किसी व्यक्ति के पास वस्तुओं को खरीदने की क्षमता। तो ऐसे ही इसी भाषा में ऐसा लिखा जाता है। यहाँ हम एक वर्तुअल प्रवाह को देख सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो गया, यहाँ से। समझ गए ये सब चीज़ों को। वर्तुअल का मतलब सर्कुलर होता है। क्या दिया इंग्लिश, देख सकते हैं। उसको सेंटेंस नहीं मिल रहा है क्या। वर्तुअल का मतलब होता है सर्कुलर। नहीं नहीं, वो तो ठीक है ना, इसका अलग चल रहा है, आगे चलेगा का जी। स्टॉक फ्लो, मिला। अरे वर्तुअल का मतलब होता है जो उपभोक्ता से कस्टमर के पास, इंडस्ट्री के पास गया, सर्कुलर मूव, सर्कुलर। अभी आगे हम समझाते उस चीज़ को, यहीं पे पढ़िए, यहीं पे सब कुछ स्पष्ट है। यहाँ क्या लिखा है कि जो बाजार के माध्यम से सुगम बनता है, उत्पादन प्रक्रम के संचालन के लिए उत्पादन कारकों की मांग जो फर्म करती है, उससे लोगों के अदायगी का सृजन होता है। ये हो गया हमारा। और फलतः वस्तुओं और सेवाओं की लोगों की मांग से फर्म के लिए अदायगी का सृजन होता है। तो यही है वर्तुअल प्रवाह, कि मजदूर इंडस्ट्री में काम किया तो उसको क्या मिलेगा, पैसा। ठीक है, और फिर मजदूर क्या करेगा, फर्म से बनाए हुए सामान को खरीदेगा, तो इससे उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री होती है। यही होता है हमारा वर्तुअल प्रवाह, कि वही मजदूर काम किया, साइक्लिक, सर्कुलर उसको कहा जाता है, सर्कुलर इंग्लिश में बेसिकली। तो काम किया तो फर्म में उत्पादन किया, उसको मजदूरी मिला, फिर वो उस सामान को खरीदा। ठीक है, यहाँ पे इसका पूरा फिगर इमेज दिया हुआ है, बुक देखे नहीं आप लोग पलट के। ये दिया हुआ जो हमारा वर्तुअल प्रवाह है, लिखा है आय का वर्तुअल प्रवाह। जी सर, गुड्स एंड इनकम, पैसा भी ना, दोनों चीज़। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो पूरा पूरा समझाया है, तो ये पूरा पूरा क्लोज इकोनॉमी को समझाया है, कि एक फर्म है, वो उत्पादन करता है और उसी इंडस्ट्री का लोग उसको ख़त्म कर देता है खा के। ठीक है, तो ये देखिए क्या हुआ, फर्में हैं ये, वस्तु एवं सेवा किसको दिया, परिवार को। परिवार क्या क्या, पैसा दिया फर्म को, फर्म क्या क्या पैसा दिया इसको, परिवार को, चूँकि उत्पादन किया।
तो यही हमारा वर्तुअल प्रवाह। समझ गए? अतः समाज का उपभोग का कार्य और उत्पादन जटिलतापूर्वक एक दूसरे से जुड़े होते हैं और वास्तव में यहाँ एक प्रकार के वर्तुअल कार्य उत्पादन होता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रक्रम उनके लिए कारक आदाय का सृजन होता है जो उसमें संलग्न होते हैं। ये चीज़ को समझ गए क्या है हमारा वर्तुअल प्रवाह। आगे हमारा है आय का वर्तुअल प्रवाह और राष्ट्रीय आय की गणना विधि। तो ये इसमें यही दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लीजिए। ये 3-4 लाइन को जो हमारा ए क ख ग में यहाँ तक दिया हुआ है, तो इस पैराग्राफ को यहाँ तक पढ़ लीजिए। प्राथमिक लगान, और यहाँ पे शब्द यूज किया गया सरल अर्थव्यवस्था, मतलब जो सिंपल है, क्लोज। तो 4 चीज़ हो गया, सरकार, बाह्य व्यापार, और बाह्य का मतलब होगा उसी अर्थव्यवस्था के कस्टमर का, मतलब ट्रांस बाउंड्री नहीं, बाउंड्री से बाहर नहीं, और अथवा किसी बचत के बिना किसी प्रकार का कार्य करते फर्म परिवार को उसके उत्पादक कार्यकलाप जिसका वह निष्पादन करता है के लिए भुगतान करती है। जैसा कि हम, और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के दौरान 4 प्रकार के मौलिक योगदान दिए जा सकते हैं। पहला हमारा मानवीय श्रम का योगदान जिसका पारिश्रमिक मजदूरी उसको मिलेगा, पूंजी का योगदान जिसका ब्याज, उद्यमी इंटरप्रेन्योरशिप हम कल बताए थे, और अस्थिर प्राकृतिक संसाधन जो हमने बताया था कि इंडस्ट्री के लिए 4 चीज़ चाहिए, उसी को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि 4 कंपोनेंट चाहिए इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है अगली अवधि फर्म वस्तुओं और सेवाओं का पुनः उत्पादन करता है तथा उत्पादन के कारकों को पारिश्रमिक प्रदान करती है। इन पारिश्रमिक का उपयोग पुनः वस्तुओं और सेवाओं के क्रय के लिए होगा। ठीक है, अतः हम कल्पना कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की समस्त आय हर वर्ष 2 क्षेत्रकों फर्म और परिवार के बीच वर्तुअल प्रतिपथ पर प्रवाहमान रहेगी। यही है। अब अभी हमारे यहाँ क्या होता है, थोड़ा सा हम विदेश से इन्वेस्टमेंट मंगा लेते हैं, बस वही एक अंतर हुआ है ना, निवेश, और हम विदेश को कुछ चीज़ बेच देते हैं, बस बाकी चीज़ तो सेम ही है। तो यही हमारा, इसे निम्नांकित क्षेत्र में समझाया गया। जब आय को फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय किया जाता है तो यह समस्त व्यय के रूप में फर्म को प्राप्त होती है, और चूंकि व्यय का मूल्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के बराबर होना चाहिए, तो यह जब अर्थव्यवस्था बंद है तो जितना उत्पादन किया उतना बिक गया, तो क्या होगा, श्रमिक को जितना मजदूरी मिला उतना खर्चा कर दिया। तो वही यहाँ पे लिखा है कि सेवाओं के मूल्य बराबर होना चाहिए, आय और व्यय दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये क्लोज इकोनॉमी की बात की गई है यहाँ पे, और ये यहाँ पे फिगर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप इस फिगर को अब समझ गए होंगे कि फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के क्रय पर परिवार के व्यय को प्रदर्शित किया गया है कि परिवार कितना व्यय कर रहा है, कितना वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ वो परिवार को बेच रहा है। कारक अदायगी, जब श्रमिक काम करेगा तो उसको पैसा मिलेगा ना, वेतन। जो ये कारक का मतलब क्या होता है, फैक्टर। तो 4 फैक्टर हमने, एक फैक्टर श्रमिक बताया था ना, तो वही है कि उसको फिर मिलेगा ना। कारक अदायगी वस्तु के लिए, सेवा के लिए, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, देख लीजिए कि यदि हम फर्मों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के समस्त मूल्यों का मूल्यांकन ए पर प्रवाह का मान कर सकते हैं तो यह व्यय विधि कहलाएगा। हमने कल क्या बताया था कि मापने की 3 विधि होते हैं, एक आय विधि, दूसरा व्यय और प्रोडक्शन, तो वही हो गया। तो यहाँ देखिए पहला हमारा क्या है, व्यय विधि। मतलब क्या हुआ कि यदि सभी फर्मों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के समस्त मूल्यों का मूल्यांकन करते हुए ए प्रवाह का मापन कर सकते हैं, यह विधि हमारा व्यय विधि कहलाता है। तो यहाँ पे फिगर में देखिए ए हमारा कौन सा है, ऊपर वाला, कि परिवार ने कितना पैसा खर्चा किया फर्म को वस्तु और सेवाओं खरीदने में। अगर यही कॉन्सेप्ट हम इंडिया पे लगा दें तो इंडिया के जो नागरिक हैं उन्होंने कितना वस्तु एक साल में उपभोग किया, कितना पैसा खर्चा किया, तो वो हमारा क्या हो गया, व्यय विधि। तो व्यय विधि के द्वारा हम गणना करेंगे अपने जीडीपी का। तो व्यय विधि हमारे यहाँ नहीं चलता है, ठीक है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन विधि चलता है। व्यय विधि अमेरिका में चलता है, अमेरिका में जब निकाला जाता है तो वो व्यय विधि के द्वारा ही निकाला जाता है। तो व्यय विधि समझ गए क्या हो गया
कि कितना हमने वस्तु और सेवा एक साल में खरीदा, करते हुए ए प्रवाह का मापन व्यय विधि। फिर कह रहा है यदि हम बी पर सभी फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के समस्त मूल्यों की माप करते हैं, ठीक है, तो बी का हम देख लें। बी कौन सा कारक है, वो वाला कि समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, मतलब क्या, अंतिम उत्पाद का मौद्रिक मूल्य। तो ये क्या हो गया हमारा उत्पादन विधि, कि फर्म ने कितना उत्पादन किया, हो गया ना, कि फर्म ने वस्तु और सेवा कितना उत्पादन किया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि बी पर सभी फर्मों, तो सभी फर्मों जितनी इंडस्ट्री हमारे यहाँ हो गया, तो सभी फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के समस्त मूल्यों की माप, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मौद्रिक मूल्य, कि सकल घरेलू उत्पाद में जो हमारा जीडीपी का क्या होगा, उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य एक वर्ष के अंदर, तो वही हो गया हमारा। तो आप उत्पादन विधि समझ गए, कोई दिक्कत? चलिए अब तीसरा हमारा आय विधि। तो उत्पादन विधि समझ गए, तो भारत सरकार इसी उत्पादन विधि का उपयोग करता है जीडीपी को मापने के लिए। उत्पादन विधि का, हाँ अभी कहा है ना कि जीडीपी में क्या कहता है कि उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, तो उत्पादन हो गया ना, ठीक। फिर तीसरा सी पर सभी कारक अदायगियों के कुल योग का मापन आय विधि कहलाता है, कि जितना पैसा इंडस्ट्री ने श्रमिकों को दिया, सपोज कीजिए कोई आदमी सरकारी नौकरी किया, कोई प्राइवेट में काम कर रहा है, तो टोटल सबको कितना वेतन मिला उसको जोड़ के हम निकालते हैं आय विधि के द्वारा, समझ गए? ये हमारा आय, तीनों विधि समझ गए कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पे पढ़ लीजिए थोड़ा सा इस चैप्टर, इसमें कुछ दिया हुआ है नहीं जयदेव विशेष, इसको पढ़िए यहाँ पे जो हमारा ये वाला लाइन है, कि अर्थव्यवस्था को उपयुक्त रेखाचित्र उदाहरण को सर्वसम्मति से एक सरलीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाता है जहाँ की क्लोज इकोनॉमी है। ऐसा कहानी जो एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के लिए क्रियाकलाप का वर्णन करते समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र जानते हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र मॉडल कहलाती है। अस्पष्ट एक मॉडल में वास्तविक अर्थव्यवस्था का विस्तार से वर्णन नहीं होता। हमारे मॉडल में यह मान लिया जाता है कि परिवार बचत नहीं करता, ठीक है, और सरकार नहीं होती है, मतलब कि क्लोज इकोनॉमी जहाँ सब कुछ उत्पादन हो गया और सब कुछ खत्म हो गया। तो ये किसने कहा था कि सरकार नहीं होगा? हाँ, इतिहास में कार्ल मार्क्स ने कहा था, और हमारे यहाँ गांधी जी कहे थे कि राम राज्य, जहाँ कोई पुलिस नहीं होगा, जहाँ कोई मतलब लोग इतने नैतिक हो जाएंगे कि कोई अपराध होगा ही नहीं। इसे नहीं, ठीक है। तो हमारे मॉडल में यह मान लिया गया है कि सरकार नहीं होती है, अन्य देशों से व्यापार नहीं होता है। यद्यपि मॉडल में अर्थव्यवस्था का क्षण प्रतिक्षण विस्तार से वर्णन करने की इच्छा प्रकट नहीं की गई है। तो क्षण प्रतिक्षण विस्तार कैसे, भारत सरकार क्या विस्तार कर रही है, निवेश लेके, कर्जा लेके, इन्वेस्टमेंट करके। तो ये कह रहा है कि इसमें ये क्लोज इकोनॉमी का मॉडल दिया गया पूरी तरीके से, लेकिन इसी को हम इस्तेमाल करते हैं अपने इस ओपन इकोनॉमी में भी, चूँकि यही विधि है। तो उसमें कुछ माइनस प्लस चलते, हमने बताया कर सब्सिडी को माइनस प्लस करते रहते हैं, तो विशेषताओं का उदाहरण। लेकिन यहाँ यह सावधानी बरतनी होगी कि सामग्री का सरलीकरण इस प्रकार न हो कि अर्थव्यवस्था की अनिवार्य प्रकृति का मिथ्या निरूपण हो, कि गलत ना हो जाए। अर्थात मॉडल से पूर्ण विषय है। इस पुस्तक में कई मॉडलों को प्रस्तुत किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री इस तरीका सोचता है। तो अब हम लोग देखते हैं उत्पाद अथवा मूल्य वर्धित विधि। उत्पादन विधि हम लोग समझ चुके हैं, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्पाद और मूल्य वर्धित विधि। थोड़ा इसको पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे बेहतर एग्जाम्पल दिया गया है। चलिए ऑनलाइन वालों धन्यवाद। इससे अधिक सेवा यार फ्री में हम नहीं दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।